हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है नेल्स। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेनिस बार्टॉक ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 47% एंड 69% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है डैना के बारे में। वो एक फिटनेस कोच है, तो जायज है वो खुद भी काफी एक्टिव लाइफ लीड करती है। रोज सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, योगा करना और मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये उसकी डेली हैबिट्स है। उसके हस्बैंड स्टीव भी सेम प्रोफेशन से ही बिलोंग करता है, तो वो भी कभी कभी डैना के साथ ही जॉगिंग पर निकलता है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ। डैना अकेले वॉक पर निकली और एक गाड़ी उसे बिल्कुल पास से ही धक्का देकर भाग गई। डैना बेचारी वहीं पर पड़ी रही, खून में लथपथ बेहोश हालत में। उसका सेंस लौटा 2 हफ्ते बाद। पता चला इतने दिनों से वो कोमा में थी। उसके लंग्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, इसीलिए उसे एक वेंटिलेटर दिया गया है जिससे वो सांस ले पाए। उसके माथे पर जो चोट है उसके कारण ब्रेन डैमेजेस के चांसेस भी है, तो डॉक्टर्स डर रहे हैं कि कहीं उसका मेमोरी लॉस ना हो जाए। उसके गले में एक छेद करके एक पाइप फिट किया गया है, जिस कारण की वजह से वो बात नहीं कर पा रही। और फाइनली उसके लेफ्ट हैंड और दोनों पैर कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो चुके हैं। हाथ पे सर्जरी की गई है। शायद कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस के साथ और मेडिकेशन के साथ वो फिर से उस हाथ को यूज कर पाएगी, लेकिन उसके लेग्स को लेकर डॉक्टर्स बिल्कुल भी होपफुल नहीं है। इतनी भयानक कंडीशन हो चुकी थी उसकी। एक्चुअली उस एक्सीडेंट में वो मर ही चुकी थी। 3 मिनट्स के लिए उसके हार्ट बीट्स बंद हो चुके थे। बहुत मुश्किल से पैरामेडिक्स ने उसकी जान लौटाई। वो फिर से लौट आई है, यही उसके परिवार के लिए एक मिरेकल है। तो 2 हफ्ते की नींद से जागने के बाद जब उसने अपने सामने अपने पति को देखा, उसे पहचान पाई, तो स्टीव के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। डैना बात नहीं कर पा रही थी, तो स्टीव उसके लिए एक स्पीच सिंथेसिस डिवाइस ला कर देता है, जिसकी मदद से डैना टाइप करके कम्युनिकेट कर पाए। डैना सबसे पहले अपनी बेटी जेमा के बारे में पूछती है। वो फिलहाल स्कूल में है, लेकिन स्कूल से लौटकर वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में ही आती है हर रोज। जब डैना बेहोश थी, जेमा अपने माँ के पास घंटों तक बैठी रहती थी, और आज अपने माँ के साथ बात करके वो जरूर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन उतनी खुशी, इतना एक्साइटमेंट शायद डैना के लिए अभी अभी ठीक नहीं होगा, इसीलिए डॉक्टर उसे और एक दिन रेस्ट करने की सलाह देते हैं। उस रात विजिटिंग आवर खत्म होने के बाद हम देखते हैं अचानक से ही इस हॉस्पिटल के लाइट्स फ्लिकर करने लग जाते हैं, और उधर डैना के केबिन में जब वो अकेले सोई थी, उसे बहुत अजीब फील होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में और भी कोई है। किसी की नजरें उसे कॉन्स्टेंटली देख रही है। वो कुछ समझ तो नहीं पाती, लेकिन उसे अनकंफर्टेबल जरूर फील हो रहा था। ठीक तभी हमें उसके बेड के बिल्कुल पास वाले कॉर्नर के अंधेरे में से एक मॉन्स्ट्रस फिगर निकलते हुए दिखता है, जो डैना को ही देख रहा था। डैना अपनी गर्दन पूरी तरीके से हिला नहीं सकती, इसीलिए वो इस फिगर को नहीं देख पाई और उसे डर भी नहीं लगा। तो वो फिर से सोने की कोशिश करती है, मगर अचानक से ही उसके सामने वाले क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुलकर फिर से बंद हो जाता है, जैसे कोई अंदर घुस गया। नेक्स्ट डे वो अपने नर्स ट्रेवर से इस बारे में बात करती है। कहती है, कल रात इस कमरे में कोई आया था क्या? उसने आवाजें भी सुनी थी, मगर ट्रेवर उसके बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता। डैना को शांत करने के लिए ही वो हर जगह चेक करता है, कहीं कुछ नहीं था। बस ये क्लोजेट का दरवाजा पता नहीं क्यों बार बार खुल रहा था। उसे लगता है स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की वजह से डैना हेलुसिनेट कर रही है, या फिर उसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। इसीलिए वो स्टीव को एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहता है। जब स्टीव डैना के बातों पर जोर देता है, हो सकता है कोई सच में ही कोई और पेशेंट रात में इस केबिन में घुस आया था, तो ट्रेवर कहता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हॉस्पिटल के इस विंग में एडमिटेड कोई भी पेशेंट की हालत वैसी नहीं है। एक्चुअली इस हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट्स है ही नहीं। ये होपवेल हॉस्पिटल एक काफी पुराना हॉस्पिटल है, जो बाहर से किसी अबांडन्ड भूतिया बिल्डिंग की तरह लगता है। बहुत पहले ही शायद ये बंद हो जाता, लेकिन अभी भी कुछ डॉक्टर्स, कुछ स्टाफ्स और कुछ गिने चुने पेशेंट्स को लेकर ही ये हॉस्पिटल चल रहा है। लुक वाइज कितना भी खराब क्यों ना हो, यहाँ के स्टाफ्स काफी एफिशिएंट है, और स्टीव को अपने मेडिकल इंश्योरेंस में इससे ज्यादा कवरेज नहीं मिलने वाला। तो जब डैना उससे कहती है उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्टीव कुछ नहीं कर पाता, वो मजबूर है। जब स्टीव और डैना बात कर रहे थे, तो जेमा इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने जाती है। हम देखते हैं इस हॉस्पिटल का आधा सेक्शन तो बिल्कुल खाली है। जेमा एक केबिन में जाके घुसती है, जहां उसे लगता है कर्टेन के पीछे कोई है।
चेक करने पर उसे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके पीछे हमें दो लंबे लंबे पैर जरूर नजर आते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के हैं। मतलब उस मॉन्स्टर ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था। रात में जब ये पूरा बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान हो चुका था, तो फिर से एक बार एग्जैक्टली उसी टाइम पे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और डैना को पहली बार अपने आंखों के सामने वो मॉन्स्टर दिखता है जो उसे पिलो से सफोकेट करके मारने की कोशिश करता है। मगर असल में ये हकीकत नहीं, एक सपना था। उसके सामने तो उसके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर स्टेंजल बैठे हुए थे जो डैना से उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने आए थे। उन्हें पता है डैना की कंडीशन कितनी क्रिटिकल थी। वो तो मर ही चुकी थी टेक्निकली। डैना के जहन में अभी भी उस सिचुएशन के कुछ मेमोरीज हैं, मगर विजन्स नहीं, आवाजें। उसे मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी उस वक्त, जैसे वो लोग डैना को खींच रहे थे। उनके नेल्स डैना के स्किन को काट रहे थे। जब इसके बाद डैना कहती है उसे इस हॉस्पिटल में सेफ फील नहीं होता, तो ये डॉक्टर उसके डर को उसके उस सपने के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। डैना के बातों पर कोई भी बिलीव ही नहीं कर रहा था। मगर उसी रात कुछ ऐसा होता है जिससे सभी को अंदाजा लग जाता है कि शायद डैना के बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। उस रात जब लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं तब डैना नींद में थी। वो तो नहीं देख पाती, लेकिन हम देखते हैं उसके सामने वाले क्लोजेट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और अंधेरे से निकल आता है वही मॉन्स्टर जो सिर्फ तभी आता है जब डैना अकेली रहती है। बाकी के समय वो इसी हॉस्पिटल में घूमता रहता है, इन दीवारों के बीच। कोई उसे देख नहीं पाता, किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ डैना को छोड़कर। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर डैना के पास जाकर उसके वेंटिलेटर का प्लग निकाल देता है। ऑक्सीजन के बिना डैना पैनिक करने लग जाती है, इमरजेंसी बटन प्रेस करती है और तभी भी उसके सामने वो मॉन्स्टर खड़ा था, उसे देख रहा था। धीरे धीरे डैना बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल वाले आते हैं, किसी तरह से सिचुएशन को संभालते हैं। डैना का सेंस भी लौट आता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर जा चुका था। कुछ ज्यादा नुकसान तो उसे नहीं हुआ था, मगर स्टीव को डैना के सिक्योरिटी को लेकर टेंशन होने लगा था, तो वो केबिन के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा देता है। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि अजीब से हादसे बढ़ने लगते हैं। रात में कोई डैना के केबिन के दीवार पे जोर जोर से धक्का देने लगता है, बार बार। जब डैना उससे बात करने की कोशिश करती है तब वो रुक जाता है। बेचारी डैना, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी और डरी हुई भी। ना वो किसी को अपनी हालत समझा पा रही थी, ना कोई उस पर भरोसा कर रहा था। इस हॉस्पिटल वालों को लग रहा था ये वेंटिलेटर फेलियर इलेक्ट्रिकल इशू है, मगर डैना अंदर ही अंदर जानती थी बात कुछ और है। इस हॉस्पिटल में वो पिछले 21 दिनों से जो सहन कर रही है वो सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन वो ही क्यों, और ये मॉन्स्टर आखिर है कौन? डैना बिल्कुल श्योर है इस मॉन्स्टर का इस हॉस्पिटल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, तो वो इस हॉस्पिटल के हिस्ट्री के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है पहले यह हॉस्पिटल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर हुआ करता था। उसे कुछ फॉर्मर स्टफ्स की फोटोज भी मिलती है, जिसमें से एक का चेहरा हूबहू इस मॉन्स्टर जैसा था। इस स्टफ का नाम था एरिक नेल्सन। उसने 1984 में इस हॉस्पिटल के कुछ बच्चों को खून करके खुद सुसाइड किया था। उस रात डैना ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करती, सिर्फ जैसे वो एरिक का ही नाम ले रही थी वो मॉन्स्टर जैसे हंसने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग डैना ट्रेवर से एरिक के बारे में पूछती है। वो डॉक्टर स्टेंजल को रेफर करता है जो इस हॉस्पिटल में 1970 से काम कर रहे हैं। वो जरूर एरिक को जानते थे। डैना ट्रेवर को और ज्यादा फोर्स नहीं करती, लेकिन जब उसके पैर पे लंबे लंबे स्क्रैचेस के निशान दिखने लगते हैं तो ट्रेवर भी घबरा जाता है। मतलब नींद में वो मॉन्स्टर डैना पे हमला करता है। डैना बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, तो ट्रेवर उसे सिडेटिव्स देकर सुला देता है। फिर उसकी नजर पड़ती है उस क्लोजेट के ऊपर जो फिर से अपने आप ही खुल चुका था। बंद करने पर भी वो बंद ही नहीं हो रहा था, तो ट्रेवर उसे लॉक करके उसके सामने एक व्हील चेयर रख देता है। शाम को जब डॉक्टर स्टेंजल उससे मिलने आते हैं तो डैना को पता चलता है कि एरिक नेल्सन को 1970 में जब इस हॉस्पिटल में लाया गया था तब वो एक मेंटल पेशेंट था। उसका परिवार नहीं था, फॉस्टर केयर में उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी, जहाँ पर उसके ऊपर काफी टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर पे अब्यूज का निशान क्लियरली विजिबल था, जिसका असर शायद उसके दिमाग पे भी पड़ा था। सबसे ज्यादा भयानक था उसका सेल्फ इंश्योरेंस हैबिट्स। वो अपने ही नाखूनों से खुद को स्क्रैच करता रहता था, पूरे शरीर को लहूलुहान कर देता था। लेकिन वक्त के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके स्कर्स हील हो गए और वो भी साइकोलॉजिकली रिकवर कर गया।
पर उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वो इसी हॉस्पिटल को अपना घर समझने लगा था। तो जब उसने जॉब मांगा, किसी ने मना नहीं किया। उसने कुछ दिनों तक चाइल्ड केयर यूनिट में नर्स का काम किया, बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें दवाई देना। बाकी सब तो ठीक था, मगर उसका एक हैबिट तब भी रह गया था। वो उन बच्चों के नाखूनों को कलेक्ट करके बहुत ही प्यार से अपने पास रख देता था। इसीलिए उसे सभी नेल्स कहकर बुलाते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला, लेकिन एक दिन नेल्स इन्हीं बच्चों का खून करके खुदकुशी कर ली। इसी हॉस्पिटल में, इसी केबिन में, इनफैक्ट इसी क्लोजेट के अंदर। किसी को नहीं पता इसका कारण क्या था, मगर डॉक्टर स्टेंजिल को लगता है कि शायद नेल्स उन्हें फ्री करना चाहता था। वो एक दिमागी मरीज था, जो अब्यूज उसने सहा वो इन बच्चों को सहना ना पड़े, इसीलिए उसने उन्हें मार डाला। शायद उसे लगा था उनका फ्यूचर भी उसके जैसा ही होने वाला है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। खैर, उसने जो किया वो तो किया, लेकिन इस क्लोजेट के राज के बारे में जानकर डैना की तो नींद ही गायब हो चुकी थी। सिडेटिव्स देने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसे उस क्लोजेट के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगती है। दरवाजा एक झटके में खुल जाता है और बाहर आता है नेल्स की आत्मा, एक मॉन्स्टर के रूप में। डैना बजर प्रेस करती है। फॉर्चुनेटली ट्रेवर ठीक उसी समय कमरे में आकर हाजिर हो जाता है, नहीं तो शायद आज ही डैना का आखिरी दिन होता। इतना कुछ हो गया, मगर सीसीटीवी कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इनफैक्ट स्टीव को तो लग रहा था ट्रेवर ही असली कल्प्रिट है, और डॉक्टर्स को लग रहा था डैना को पैरानॉइड विजन्स आ रहे हैं। इस सब के बीच डैना अपनी बेटी जेमा को भेजती है नेक्स्ट केबिन में, जहां एली नाम के एक पेशेंट एडमिटेड है। डैना को लगता है उसे नेल्स के बारे में पता है, तभी तो वो नॉक करके डैना को वार्न करने की कोशिश करती है। जेमा जाकर उनसे बात करती है, उनसे पूछती भी है, लेकिन एली को जवाब नहीं दे रही देखकर वो वापस जाने लगती है। लेकिन ठीक तभी अचानक से ही ये लेडी उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। लेकिन ये क्या, जेमा को उसके चेहरे पर तो नेल्स का चेहरा दिखने लगा था। जब तक वो डॉक्टर्स को बुलाकर लाती है, तब तक एली मर चुकी थी। और वैसे भी जैसे ट्रेवर ने कहा था, वो चलने फिरने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो नॉक्स शायद किसी और ने किया था, शायद नेल्स ने। उस रात ट्रेवर को भी दीवार के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस क्लोजेट को कम्प्लीटली लॉक कर देता है। डैना को शांत करने के लिए वो उससे कहता है कि ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लगने लगा था। वो पूरी रात डैना के रूम के बाहर खड़ा रहता था उसके सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उस रात उसने कुछ क्लियरली देख तो नहीं पाया, मगर एक अजीब सा सेंसेशन उसे भी फील जरूर हुआ था। उसे भी पता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उस रात और कुछ नहीं हुआ। हम डैना को देखते हैं, वो शायद कुछ बहुत फेटल कंक्लूजन गेस कर रही थी। नेल्स ने 5 बच्चों का खून किया था, उसे भी मारने की कोशिश किया था, हो सकता है फिर से करे। यहाँ पर तो कोई उसके बातों पर बिलीव करने से रहा। डैना खुद ही खुद को प्रिपेयर करने लग जाती है। अभी वो कुछ कुछ बोल सकती है, उसका हाथ कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। अभी वो वेंटिलेटर ऑफ करके ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करती है, लेकिन उसके लेग्स वो अभी तक पैरालाइज्ड ही है। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता है, उसे ही क्यों नेल्स की आत्मा दिख रही है और किसी को क्यों नहीं, जिसका जवाब उसे इंटरनेट से पता चलता है। वो मरे हुए लोगों को देख सकती है, क्योंकि वो खुद भी मर चुकी थी, 3 मिनट के लिए ही सही, बट शी वॉज डेड। लेकिन नेल उसे मारना क्यों चाहता है, इसका जवाब डैना को अपने शरीर पे मिलता है, जब नेल्स अपने नाखूनों से उसके स्किन को काट के लिखता है, आई मिस यू। मतलब नेल्स उसे मिस करता है, इसीलिए वो उसे मारकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस तो कोई जान पहचान के लोग को ही करता है ना। हम देखते हैं ट्रेवर का रेस्ट रूम जहाँ पर है, वो हिस्सा इस हॉस्पिटल का एक बिल्कुल ही अबैंडन्ड टूटा फूटा हिस्सा है। एक रात उसे अपने रेस्ट रूम के अंदर और बाहर से अजीब से आवाजें सुनाई देने लगते हैं, और उसके रूम में जो चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स थे वो भी हिलने लगे थे। जब ट्रेवर चेक करता है तो उसे वहां से एक बहुत ही पुरानी फाइल मिलती है, नेल्स की। इनमें से उन 5 के डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी वो देखभाल किया करता था, और इनमें से 5 का खून भी उसने ही किया था। लेकिन जो 6th लड़की थी वो अभी तक जिंदा है, और उसका नाम है डैना। पता चलता है डैना जब सिर्फ 5 साल की थी, तब मेनिंजाइटिस के कारण वो इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड हुई थी, और उसका नर्स था
नेल्स, मतलब यही है नेल्स के साथ उसका पुराना कनेक्शन। नेल्स उन पांचों को तो आजाद कर दिया, सिर्फ डैना ही रह गई, तो अभी वो उसे भी फ्री करने आया है। वो डैना को स्टीव का एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्टीव अपने एक स्टूडेंट एशली के साथ इंटीमेट हो रहा है उनके ही बेडरूम में। डैना पहले ही गेस किया था कि स्टीव का शायद इस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अभी अपने आंखों के सामने देखकर तो वो बिल्कुल टूट ही पड़ती है। और यही नेल्स चाहता था, डैना के विल पावर को खत्म करना। फिजिकली तो वो डिसेबल हो ही चुकी है, अभी अगर उसके परिवार भी टूट गए तो उसकी जीने की चाहत ही कम हो जाएगी। कुछ ऐसा होता भी है। जब डैना स्टीव के साथ इस बारे में बात करती है, अपने शरीर पे मार्क्स दिखाती है, तो वो तो सारा दोष ट्रेवर पर ही डालने लगता है, जबकि डैना कॉन्स्टेंटली उन्हें नेल्स के बारे में कह रही थी, बता रही थी कि नेल्स किसी को नहीं छोड़ेगा। ये स्टीव तो सच्चाई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एशली भी आई हुई थी, उसे देखकर डैना और ज्यादा नाराज हो जाती है। स्टीव और एशली दोनों को ही इंसल्ट करती है। एशली पहले ही नीचे चली गई थी। अचानक से बिजली जाने की वजह से जेमा को अपने माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर स्टीव भी नीचे चला जाता है चेक करने के बहाने। असल में वो तो एशली से मिलने गया था। उसे ना ट्रेवर मिल रहा था ना मिस लीमिंग, क्योंकि वो दोनों ही ऑलरेडी मर चुके थे। कुछ समय पहले जब ट्रेवर को वो फाइल मिली थी, तभी उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे नेल्स दिखा था, जो दीवार के एक होल से निकलकर उसके ही तरफ आगे बढ़ रहा था और अपने नाखूनों से उसके शरीर को टुकड़ों में काट कर उसे मार डालता है। और वो लेडी मिसेस लिमिंग, वो अपने ऑफिस में बैठकर पुलिस को कॉल कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था डैना पर हमला किसी बाहर वाले का काम है। लेकिन उसे इस कॉल से नेल की आवाज सुनाई देती है, जो अचानक से ही उसके सामने आकर हाजिर हो जाता है और ऑफ स्क्रीन उन्हें भी मार डालता है। इस अंधेरे हॉस्पिटल में जैसे मौत का तांडव शुरू हो चुका था। डैना अपनी बेटी को भागने के लिए कहती है, मगर वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तो मजबूरन डैना को भी उसके साथ जाना पड़ता है। उसके पैर अभी तक पैरालाइज्ड ही है, तो जेमा उन्हें एक व्हील चेयर पे बिठाती है और अंधेरे कॉरिडोर में से भागने लगती है। उधर पार्किंग लॉट में भी अंधेरा छा चुका था। स्टीव वहां जाकर एशली को ढूंढने लगता है। उसे क्या पता नेल्स ने ऑलरेडी उसका खून कर दिया है। तो जैसे ही स्टीव गाड़ी में जाकर बैठता है, नेल्स एशली के रूप में उसे भी मार डालता है। और फिर से जेमा और डैना को देखते हैं। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लगता है नेल्स ने ऑलरेडी सबको मार डाला। डैना को अपने पीछे नेल्स की आहट सुनाई देती है। दीवार पे उसके नाखूनों के श्रिल आवाज, उसके फुटस्टेप्स जैसे उसे हॉन्ट करने लग जाते हैं। जेमा अपने माँ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की पूरी कोशिश करती है और फाइनली वो लोग जा पहुंचते हैं डॉक्टर स्टेंजल के ऑफिस में, मगर वो उनकी कोई मदद करने से पहले ही उनके सामने नेल्स उन्हें मार डालता है। फिर से एक बार शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल, मगर डैना समझ चुकी थी ऐसे वो अपने बेटी को बचा नहीं सकती, ना वो खुद बच पाएगी। तो जेमा को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने की डिसीजन लेती है। वो उसे एक दरवाजे के पीछे लॉक करती है और खुद आगे बढ़ती है नेल्स के तरफ। नेल्स को अपना शिकार मिल चुका था। जेमा के सामने वो डैना को ऊपर उछालता है और दीवारों से टकरा के बहुत ही भयानक तरीके से मार डालता है। जब तक जेमा बाहर निकलती है, पुलिस को कॉल करती है, तब तक सुबह हो चुकी थी, मगर कोई जेमा के बातों पर बिलीव ही नहीं करता। फाइनल सीन में हमें डैना के रूम के सीसीटीवी फुटेजेस में डैना दिखती है, साथ में नेल्स भी अपने फिजिकल फॉर्म में। डैना नेल्स को बताती है, मैं यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रही, मुझे आजाद करो, और नेल्स वही करता है। असल में ये सीन उसके क्रिपल्ड माइंड का प्रोजेक्शन था। वो इन मर्डर्स को कैसे देखता है, कैसे जस्टिफाई करता है, ये सीन वही दर्शाती है। डॉक्टर स्टेंजल बिल्कुल सही थे, नेल्स तो इनको आजादी दे रहा था, मगर बाद में सबने मिलकर उसे इतना कोसा, इतना भला बुरा सुनाया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। उसका एक काम तो अभी भी बाकी रह गया था, डैना को आजाद करना। उसे वो पूरा करने का मौका तो मिला, तो वो उसे पूरा कर ही दिया। साथ में बाकी सबको भी मार डाला, क्योंकि फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।